I tell you how delighted and inspired I was to see a मशाल जुलूस। ये मशाल JNU के लिए है, ये मशाल JNU के इतिहास, JNU की लेगेसी, JNU की वो भावना को स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करता है जो पूरे देश जानता है ये हमारा JNU है। So congratulations to all of you, and especially I'm so inspired to see all of you coming together. All the student organizations on the campus, all of you, your SFI flag, the AISF, the ISA, the collective, the BAPSA, every one of you who are here today with one aim, how to save JNU from the gundas of the Sant Parivar. And in that fight, आपका होश, आपका जोश, आपकी भावना सिर्फ हमें नहीं लेकिन देश भर में स्टूडेंट्स को, नौजवानों को और हमारे जैसे बुजुर्गों को भी प्रेरणा का स्रोत दे रहे हैं और निश्चित रूप पर आज आपका जुलूस उस संघर्ष का एक जबरदस्त मिसाल है। I would also like to say a mashal, if I could light for all of you yesterday who stood up to that gundagardi. Today when I saw Soria here, when I saw Soria here, standing on that roundabout and shouting slogans as strongly as he could, I thought, ये है JNU की एक भावना। And when I heard that Danish was literally kept hostage yesterday, Danish, a leader of the AISF, an elected councillor, kept hostage because his name is Danish. Shame on this. Shame on them. And kudos to you for ensuring Danish's safety. I heard that Oishi was again targeted yesterday. We cannot forget 2020 when Oishi was targeted, when her head was broken. I went there to the hospital to see her and all the others. But today when we ask for justice, I saw your poster here. No impunity for ABVP Gundas. I share that. What have you written there? Read it out. No, the other way around. JNU VC must answer for impunity to ABVP goons. That is as true today as it was in 2020. Until now, those who had attacked Oishi and her comrades then, nothing has been done against them. This is the state of affairs here. And therefore I'm surprised. मुझे हैरानी हुई जब मुझे पता चला कि बंगाल से लाना पड़ा यहाँ इनको, जो गुंडों का गुंडा था, जो टीएमसी का सरदार था, जो 2019 में बीजेपी का सरदार बन गया। मुझे हैरानी हुई कि यहाँ JNU कैंपस में आकर JNU की स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि कौन टुकड़े टुकड़े गैंग है, कौन एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, किस किस को यहाँ आकर उन्होंने गाली दी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये JNU है जैसे वो बंगाल है। बंगाल के अंदर जिस रूप में आज बीजेपी संदेश खाली की जो घटना है, मैं स्वयं गई वहां, महिलाओं से मैं मिली, उनकी तमाम बातों को सुनकर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं के साथ जबरदस्त तरीके से यौन अत्याचार टीएमसी के गुंडों ने किया है। ये हकीकत है, ये भी हकीकत है कि वहां की बहुमत आदिवासी महिलाएं हैं या दलित औरतें हैं। ये भी हकीकत है और ये भी हकीकत है कि उनके साथ यौन अत्याचार करने वालों का कोई विशेष धर्म नहीं है, न था, न उनका टारगेटिंग धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर था, जो आज बीजेपी
और बीजेपी के गुंडों ने एक पूरा संदेश खाली को एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। ये सरासर झूठ है, ये गलत है। वो उन औरतों की बहादुरी और संघर्ष को कमजोर करने वाली एक साजिश है जो अपनी तुच्छ राजनीति का फायदा उठाने के लिए संदेश खाली की औरतों की बहादुरी को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैं गई, एक भी औरत ने नहीं कहा, एक भी औरत ने नहीं कहा कि मुझे टारगेट किया गया मेरे धर्म के कारण। उन्होंने एक भी नहीं कहा कि मुझे टारगेट किया गया क्योंकि यौन अत्याचार करने वाला विशेष धर्म का था। एक औरत ने भी ये बयान नहीं दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे अपने क्षमता के घमंड में हमारी जमीन जो लेफ्ट फ्रंट की समय हमें मिला था, वो जमीन को छीनने के लिए, लूटने के लिए, जो मनरेगा में कानून के आधार पर, श्रम के आधार पर जो हमारा अपना कमाया हुआ वेतन है, उसको लूटने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया। अत्याचार करने वाले किसी एक धर्म के नहीं थे, अत्याचार करने वाले गुंडे थे, अत्याचार करने वाले अपराधी थे, अत्याचार करने वाले टीएमसी के गुंडे थे जो यहां आकर बीजेपी का पहनकर, जो सरदार था उन गुंडों का 2011 से दल बदल कर, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को पैदा किया, संरक्षण दिया जो आज हमें पाठ पढ़ाने के लिए जेएनयू में आए। लेकिन याद रखो, पूरी दुनिया की एक इतिहास है कि औरतें जब खुद खड़े होते हैं, जब खुद यूनाइट होते हैं, तो पुरुष प्रधान समझ के खिलाफ जब वो खड़े हो जाते हैं तो ऐसे कोई शक्ति नहीं है जो उनको दबा सकते हैं। और यही था संदेश खाली। संदेश खाली की औरतों का यही आवाज सामने आया जब हम गए और उनसे मिले। उन्होंने कहा ये हमारी शक्ति है, ये हमारी अपनी इज्जत का सवाल सिर्फ नहीं, ये बंगाल की औरतों की इज्जत का सवाल है। जगह जगह जो टीएमसी की गुंडे कर रहे हैं उनके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। किसी का भी ये अधिकार नहीं है कि हमारे संघर्ष को हाईजैक करके सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करे। ये संदेश खाली की औरतों की बहादुरी का आवाज है। हम सलाम करते हैं उनको, हमें उनसे सीखने की बहुत जरूरत है। और वो सबक यही है कि न्याय के लिए संघर्ष में, और विशेषकर जब हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, अगर हम अत्याचार का रिलीजियस आइडेंटिटी पर तय करेंगे यह अपराध है या नहीं है, या अगर हम विक्टिम की रिलीजियस आइडेंटिटी को तय करके कहेंगे ये वाकई में विक्टिम है या नहीं है, ये जेंडर जस्टिस का कब्र खुद जाएगा। अगर बिल्किस बानो, हमारी एडवा की वाइस प्रेसिडेंट सुभाषनी, अन्य साथियों के साथ, बिल्किस के साथ पिटीशन हमने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया, 1.5 साल लग गए। वो बिल्किस क्या हैवानों की, क्या बर्बरता की वो शिकार बनी। लेकिन यही लोग जो आज नारी शक्ति की बात करते हैं, यही लोग हैं। अगर आप पिटीशन को पढ़ेंगे गुजरात सरकार की, आप देखेंगे हमारी बात ये नहीं है, ये गुजरात सरकार की बात थी कि हमने अमित शाह की होम मिनिस्ट्री से बाकायदा इजाजत लेकर, उनका ओके लेकर, हमने उन 11 अपराधियों को रिमिशन देकर उनको छोड़ दिया। तो ये एक अपराध का सवाल नहीं है, ये सवाल जेंडर जस्टिस का। इसलिए मैं कहती हूं ये बिल्किस बानो का ही सिर्फ सवाल नहीं है, ये सवाल एक बुनियादी सवाल है
कि अगर हमारे देश की जस्टिस को एक सांप्रदायिक रंग में देखा जाएगा तो जितने कानून हैं, जितने हमारे संघर्ष है, वो सब उसका परिणाम में एक ऐसे बैकलैश हो रहा है जो हमें सदियों साल पीछे धकेलने के लिए ये लोग खड़े थे। इसको हम कहते हैं मनुवादी सांप्रदायिकतावाद, इसको हम कहते हैं बहुमतवादी, जो बहुसंख्यकवादी, जो मेजॉरिटेरियनिज्म का ये रंग है। एक तरफ मनुवादी रंग है और दूसरी तरफ सावरकरी की रंग है। ये है आज हिंदुत्व का असली चेहरा और उसका सबसे बड़ा बोझ हिंदुस्तान की गरीब औरतों पर है। हम हाथरस गए 1 महीने पहले, सुभाषिनी और मैं, हम हाथरस के उस परिवार से मिलने गए। हम उस समय भी गए जब बैरिकेड लगाए थे। जब इस बार मैं संदेश खाली में गई तो बड़े बड़े पुलिस के बैरिकेड थे। मैंने उस समय ये कहा, मुझे याद आ रहा है योगी आदित्यनाथ के हाथरस। उस समय जब लोग गए तो बड़े बैरिकेड लगाए गए थे, कोई जा नहीं सकता उस दलित परिवार से मिलने के लिए। हमारी संस्कृति की बात करते हैं। हमारी संस्कृति में, हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो लोग आते हैं संवेदनशीलता के साथ उस मृत्यु जिसकी हुई है उसके परिवार के साथ शोक प्रकट करने के लिए। ये हमारी संस्कृति है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस समय जब हम हाथरस में गए, आप सोचो, मौनस को अलाउ नहीं किया गया। कोने कोने पर अपराध करने वाले उच्च जाति के लोगों की गुंडों का गुट वहां खड़ा था। लोगों को चेक कर रहे थे कि कोई नहीं जा सकता है उस हाथरस की परिवार से मिलने के लिए। अगर जाएंगे ये राष्ट्र विरोधी घोषित होंगे। ये हकीकत है। और आज जब हम बोल रहे हैं, 1 महीने पहले जब हम गए, उनकी हालात क्या है आप सोचो। हम बिल्किस बानो की जस्टिस के लिए अब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हाथरस की उस लड़की की क्या हालात, उसके परिवार की क्या हालात। आप जानते हैं उस केस में पूरी तौर पर यूपी सरकार की दबाव से वो पूरा इन्वेस्टिगेशन सबवर्ट हुआ। सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की, यूपी की सरकार ने उसका कोई एविडेंस, उसकी सब्सटेंशिएशन के लिए नहीं किया और सबको छोड़ दिया। एक को जेल भेज दिया, गैंग रेप के लिए नहीं, हत्या के लिए नहीं, कंस्पिरेसी के लिए नहीं, कोई और हल्का मामला के लिए 3 साल की उनको सजा दी गई। That is the reality of Hathras. And when the court gave some justice to the family to help them to withstand this huge crisis of livelihood which was caused by that terrible, tragic murder and gang rape and death of their sister, that judgment of the court, that has been appealed against by the Yogi Adityanath government. आप सोचो, जो गलत जजमेंट था लोअर कोर्ट का, जो लोगों को बरी कर रहे थे, उसके खिलाफ आदित्यनाथ सरकार नहीं गई अपील के लिए। लेकिन जो कोर्ट ने उस परिवार को राहत के लिए जो जजमेंट दिया, उसके खिलाफ यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में आई है। क्या शर्म की बात है। ये है संघ परिवार की जस्टिस। What is your caste? What is your community? What is your religion? If this country's legal framework on sexual assault is going to be defined in terms of community,
My dear friends, the decades of struggle of women themselves, of victims, of women's organizations, of women's movement will be reduced to naught. That is the reality we face today. Today your GS Cash, what has happened to it? What is this great IC that they have formed? We have heard it be described and what they have done. What happened to the female wrestlers? You heard what happened with Sakshi Malik. But क्या हुआ? जिस आदमी ने लगातार सीरियल सेक्सुअल हैरेसमेंट की, सीरियल सेक्सुअल हैरेसर, an MP of the Bharatiya Janata Party, a serial sexual harasser. The new parliament is inaugurated, and who is there sitting on the front bench applauding the Prime Minister of India, the Vishwa Guru, Prime Minister Narendra Modi on the front bench, none else but Brij Bhushan Sharan Singh, the sexual harasser accused of gold medal winning female wrestlers. No action against him. No action against Sengar, the BJP MLA who raped and harassed a young minor girl, killed her father, killed her uncle. He was defended till the last, until the court intervened and punished him. That is the Unnao case. In every single case, depending on the caste of the accused, depending on the community of the accused, this Sangh Parivar pushes forward its toxic agenda of majoritarianism. And that is what is affecting the processes of gender justice today. And therefore, our fight for gender justice, while it is for individual cases, हर व्यक्तिगत केस के लिए हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई उस संविधान की प्रावधानों को अमल में लाने के लिए, जो औरत और मर्द को, जो औरत और पुरुष को बराबरी का अधिकार देती है। हमारी लड़ाई हर औरत की सेक्सुअल ऑटोनॉमी के लिए लड़ाई है। लेकिन आज हर सवाल को लेकर, मैंने जैसे आपको बताया, ये उत्तराखंड का यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ना यूनिफॉर्म है ना उसमें कोई सिविलिटी है। ये क्या है? ये यूसीसी। आप लोग जानते होंगे, उस यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप्स को उन्होंने अपराध के रूप में माना है। अगर एक एडल्ट औरत तय करती है कि मैं अपने पार्टनर के साथ एक साथ मिलकर हम लिव इन रिलेशनशिप हम रहना चाहते हैं, उत्तराखंड की सरकार ने संघ परिवार की एजेंडा के आधारित एक ऐसे कानून बनाया है कि कोई भी तुम्हारे पूरे नेबरहुड में उनका पूरा अधिकार है कि पुलिस में जाकर शिकायत करें कि ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। आपको जाना पड़ेगा पुलिस थाना में, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि हम फलाना के साथ रह रहे हैं, और कल अगर आप दोनों तय करते हैं हम अलग हो रहे हैं, वो भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर पुलिस को पसंद नहीं है, अगर आपका नाम रेशमा है और आपकी पार्टनर का नाम दुलीप है, या अगर आपका नाम इंदु है और आपकी पार्टनर का नाम दानिश है, और पुलिस को पसंद नहीं है, तो आपके खिलाफ केस लग सकता है, आपके खिलाफ एक पब्लिक इंक्वायरी हो सकती है। और ये सब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, ये यूनिफॉर्म संघ परिवार की औरतों की आजादी के ऊपर हमला है। हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म हमला है।
ये यूनिफॉर्म हमला है एक एडल्ट औरत की चॉइस के ऊपर, एक एडल्ट औरत की सेक्सुअल ऑटोनॉमी के ऊपर। हम पसंद कर सकते या ना पसंद करें, लेकिन सरकार का क्या अधिकार है कि एक एडल्ट को बोले कि तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा, और अगर हम नहीं रहना चाहते हैं तो फिर तुम्हें जेल की फाटक को खोलकर तुम्हें घुसा देंगे। So what kind of gender justice are we talking about? To understand gender justice and to fight for gender justice, we have to understand it is not so much biology but ideology which is influencing gender justice today. It's not men against women. It's not some idea that patriarchy is just a floating, non-connected entity. Patriarchy is linked to a particular socio-economic, political, cultural, structural issue. It's structural. It's systemic. And today, under the Sangh Parivar, the different dimensions of patriarchy are clearly linked with a communal, toxic agenda. That is what we have to fight when we talk about gender justice. Gender justice केवल एक औरत और मर्द के बीच रिश्ते नहीं है, वो तो है ही, वो तो टेक फॉर ग्रांटेड है कि वो है, लेकिन ये तमाम जो सोशल रिलेशंस आज हमारे देश में बनाए जा रहे हैं, बदला जा रहे हैं, उसका जो जड़ है, उसका जो एक आइडियोलॉजिकल जड़ है, वो जड़ है ये संघ परिवार का हिंदुत्व राष्ट्र का नारा। और हर औरत को हम जानते हैं, औरतें कोई होमोजेनियस नहीं है। जेंडर जस्टिस का मतलब कोई बायोलॉजिकल यूनिटी नहीं है कि मैं औरत हूं और निश्चित रूप में तुम्हारी समर्थन करूंगी। आज हकीकत यह है कि हिंदुत्व ने औरतों का एक ऐसे ब्रांड बना रखा है जिनका ब्रांड है हम कैसे आगे बढ़कर, हम कैसे अग्रसर होकर, हम कैसे लाठी और साइकिल उठाकर, हम कैसे संघ परिवार के मर्दों के साथ कंपटीशन करके हम कैसे हिंदुत्व का राष्ट्र एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। इसको मत भूलो। ये औरत और औरत या मर्द या औरत वर्सेस मर्द का सवाल नहीं है। ये एक आइडियोलॉजिकल फाइट है, ये एक प्रिंसिपल्स का फाइट है। किसी प्रकार का फंडामेंटलिज्म, कोई भी फंडामेंटलिज्म हो, किसी भी धर्म के नाम पर फंडामेंटलिज्म हो, वो हमारे जेंडर जस्टिस का विरोधी है। ये हमें समझने की बहुत सख्त जरूरत है। तो जेंडर जस्टिस, इस आधार पर मैं ये मानती हूं कि यहां जेएनयू में जो परिस्थितियां बने हैं, वो जेएनयू की ट्रेडिशंस के ऊपर जो हमला हो रहा है, उस पर जेंडर जस्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत और असूल को बचाने के लिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और आज आपका इस जुलूस को देखकर मुझे निश्चित रूप पर बहुत आशा है कि आने वाले दिनों में, और विशेषकर ये जो इलेक्शन जिस रूप में आप लोगों ने इस पूरा प्रक्रिया को आगे लेकर निकाले हैं, आपको मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी हकीकत है कि बड़ी चुनौती है आपके सामने। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला करके आप जेएनयू की ये जो कल्चर है, ये जेंडर जस्टिस की समर्थन का जो कल्चर है, उसको आगे बढ़ाने में आप सफल होंगे, कामयाब होंगे। अंत मेरी एक बात है, आपने सुना होगा कल पैलेस्टीन में क्या हुआ। जब हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं और हम सोचते हैं कि 31,000 लोगों से ऊपर जो रजिस्टर्ड डेथ्स हैं, क्या जेंडर जस्टिस इस दुनिया में है?
बच्चों को, औरतों को। कल क्या हुआ? गाजा के अंदर यूएन की रिलीफ वैन्स वहां लाइन अप थे, लोग भूख के शिकार थे। वो यूएन की रिलीफ वैन्स के पास गए और वहां डायरेक्टली टारगेट करके उनको शूट डाउन किया गया। आज यूएन के रिप्रेजेंटेटिव पैलेस्टीन ने कहा दे हैड बुलेट वुंड्स इन देयर हेड, दे वर शॉट इन द हेड टू किल when they were lining up for UN aid relief. Many governments in the world have said stop the ceasefire, stop the war, stop this genocide, but not our government, not the Modi government. Following the US, this Modi government has refused to take a principled stand in support of Palestine, against the genocide of Gaza, of occupied Palestine. I believe it is our duty as citizens of India, our duty as human beings, to come out strongly in support of Palestine and to demand a ceasefire, to demand an end to this genocide. This Modi government should be forced by the force of Indian public opinion to change its tailing of the American stand. पहले कोविड का एग्जाम्पल साइट करके और उसके बाद बहुत सारी टेक्निकल चीजों के बताते हुए जेएनयू छात्र संघ का जो चुनाव है उसको डिरेल कर रहे थे। लेकिन लगातार प्रोटेस्ट, यूनाइटेड स्ट्रगल्स से हमने देखा कि जेएनयू प्रशासन फोर्स हुए कि वो इलेक्शन जो नोटिफिकेशन है इस बार 2023-24 के सेशन के लिए लाने में मजबूर हुए। उसके बाद से जब से स्कूल जनरल बॉडी मीटिंग्स जहां से इलेक्शन कमेटी की फॉर्मेशन होती है वहां पे लगातार हम देख पा रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो गुंडे हैं लगातार वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन जब एक तरीके से चुनाव को रोक नहीं पा रहा है तो वो बार बार कोशिश कर रहा है कि एबीवीपी जैसे आउटफिट्स कैंपस के अंदर कैंपस डेमोक्रेसी का हनन करे और छात्रों का जो अधिकार है, छात्रों का जो यूनियन का अधिकार है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है, उसको छीन ले। और इसी तरीके से कल रात में हमने देखा कि एक जनरल बॉडी मीटिंग में किस तरीके से मारपीट करने की कोशिश की गई जनरल बॉडी मीटिंग के बाद। लेकिन हमने देखा कि यूनाइटेड स्टूडेंट्स के स्ट्रगल ने फिर से एबीवीपी को पराजित किया। आज जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने हैंडओवर किया तमाम सारे जीवीएम्स करवा के और इलेक्शन कमेटी का फॉर्मेशन करवाते टुवर्ड्स जेएनयू इलेक्शंस 2023-2024।